नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज डॉक्टर साहब जो आपके लिए साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य को लेकर जो हम लाते थे उसमें हमारे खास मेहमान हैं जो आप हमें रिक्वेस्ट करते थे। बहुत सारे मैसेज आते थे आपके कि आंखों को लेकर कुछ कीजिए सर, क्योंकि आंख ही है जो हमें रंगीन दुनिया दिखाती है। तो फिर हम आपके लिए लेकर आए डॉक्टर वी.एस. सांगवान। हमारे साथ हैं डायरेक्टर इनोवेशन ऑफ श्राफ आई हॉस्पिटल। अब इनसे हम बातचीत करेंगे आंखों से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारी है और साथ में ये भी देखेंगे इन्होंने करीब करीब आप इनके बारे में बता दें कि 1 लाख से ज्यादा इन्होंने छोटे बड़े सर्जरी कर चुके हैं। और तो और डॉक्टर मनमोहन सिंह से इन्हें अवार्ड मिला और कलाम साहब से भी अवार्ड मिला। तो कौन से अवार्ड थे और इन्हें कैसे जानते हैं आप और कैसे जानेंगे अभी के बाद, ये भी आप इस खास शो में देखिएगा। बहुत ही धीरज से ध्यान से सुनिएगा कि आंखों को लेकर कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, कैसे आप उससे निपट सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, जो हम हेल्थ शो करते हैं न्यूज तक पर, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र सर। और डिटेल्स हम बात करेंगे इस पर आंखों को लेकर। पहले तो सर आपका न्यूज तक में स्वागत है और हमारे दर्शकों को सबसे पहले यही बताइए कि आंख हमारे लिए, ये तो सब समझ रहे हैं कि कितनी जरूरी है, लेकिन आंखों के बिना जो स्थिति अभी देखे होंगे आप कभी, कोई ऐसे पेशेंट जो कह रहे हों कि हमें आकाश हमारे पास आंख होते तो हम दुनिया को रंगीन देख सकते थे। तो हम इससे कहानी शुरू करें, उसके बाद हम आपसे फिर आपने एक बुक भी लेकर आए हैं, अनबाउंड करके है, जो इनके बारे में, इन पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। इस बुक के बारे में आपको डिटेल से भी बात करेंगे कि सर संक्षिप्त में इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। लेकिन सर आप पहले हमें यही बताइए कि आंखों से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। और मैं आपके सब श्रोताओं के लिए को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको आँखों की एक कहानी सुना के बात करूँगा कि क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। देखिए, एक लड़की थी जो एमएससी कर रही थी आईआईटी दिल्ली में, और वो एक्सपेरिमेंट करते हुए उसकी दोनों आँख चली गई। किससे? केमिकल इंजरी से, जलने की वजह से। और वो लड़की 2011 में मेरे पास हैदराबाद में आई और उसने एक ही शब्द बोला कि सर मुझे किसी तरीके से मेरी आंख वापस कर दो, मेरी बेटी है 2 साल की, मैं उसको एक बार देख लूँ, चाहे उसके बाद चली जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार तो ऐसा कर दो कि वो आ जाएं। तो हमने उनको कई तरह के ऑपरेशन किए, फिर उनको स्टेम सेल का ऑपरेशन किया, और वो यहाँ से आती हैं, मेरठ से आती हैं, अभी भी आ रही हैं मेरे पास, और उनको नज़र वापस आया ऑपरेशंस के बाद, और वो अपनी बेटी को देख पा रही हैं। आज वो बेटी 11वीं में हो गई है और वो लगातार अपना छोड़ा मोड़ा देख के अपना काम चला रही हैं। तो बीमारियां तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन मैं एक ही आप सबको ये देना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी जैसा भी आप काम करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, आंखों को बचा के रखिए। सर स्टेम सेल के बारे में हमने पढ़ा, अभी आपने भी बहुत सारे इसके बारे में बोला और बोला कि इसकी हमने शुरुआत भी की थी जो इंडिया में। तो ये स्टेम सेल आम भाषा में क्या समझे लोग कि स्टेम सेल लोग समझ नहीं पाते। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं आप, तो आप तो डॉक्टर हैं, आप सर्जरी भी करते हैं, आपको बखूबी पता होगा। तो ये क्या है स्टेम सेल, देखो, और आंखों से कैसे कनेक्ट? सिंपल भाषा में अगर समझें तो जो जैसे अपनी स्टेम सेल का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने नाखून हैं, स्किन है, बाल हैं, आप जब बाल बड़े हो जाते हैं तो कटवाने जाते हैं। क्यों जाते हैं कटवाने? क्योंकि वो बड़े हो गए, तो वो फिर ग्रो कर जाते हैं। तो ये स्टेम सेल का ही कमाल है। हर ऑर्गन में, हर टिश्यू में, हर शरीर के हर अंग में स्टेम सेल हैं, और वो जब तक हम जिंदा हैं, जब तक अपना शरीर जिंदा है, वो काम करती रहती हैं। नए सेल बनती रहती हैं और पुरानी जाती रहती हैं, उनका लाइफ साइकिल जैसे होता है। तो इसी तरीके से कॉर्निया में जो अपने आँख का शीशा है, जैसे घड़ी का शीशा होता है, वैसे कॉर्निया जो कांच है आँख का, जो आपको ब्राउन दिख रहा है, उसको कॉर्निया बोलते हैं। तो वो तो पारदर्शी रहता है। अगर उसमें कोई खरोच आ गई या केमिकल इंजरी हो गई या कोई मार लग गई, दिवाली के टाइम में बहुत पटाखे फटने से आँख में चोट लग जाती है, तो वो ओपेक हो जाता है, पारदर्शी नहीं रहता। तो उसका इलाज करने के लिए पहले जब हम 2000 में स्टार्ट किए स्टेम सेल का, उससे पहले उसका इलाज नहीं था। जब हमने नया ये खोज किया और स्टेम सेल स्टार्ट किया, तो उससे नज़र आने लगा, और अपने ही देश में अब इस ट्रीटमेंट से काफ़ी लोगों को फ़ायदा है और दुनिया के लोगों को भी फ़ायदा है। ये स्टेम सेल वर्क कैसे करता होगा सर? स्टेम सेल जैसे ऐसे ही करता है, जैसे आप कोई आम का पौधा लगाइए, उसके आम के पौधे के बहुत सारे आम लगेंगे, उसमें गुठली निकलती है, उस गुठली को लगाएंगे तो और पौधे बनेंगे।
तो वो वैसा ही सिस्टम अपने शरीर का है। स्टेम सेल पौधे में भी होती है, हमारे शरीर के अंदर भी होती हैं, और वो काम करती रहती हैं जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे शरीर में जान है। जैसे किडनी है, लीवर है, स्किन है, अपने आंतड़ी हैं, सब में स्टेम सेल होती हैं। और वो स्टेम सेल ऐसी रहती हैं कि उनको ऐसी चाबी भर रखी है भगवान ने कि वो चालू रहेंगी जब तक आप जिंदा हैं। अच्छा। अगर उसमें कोई ज़्यादा डैमेज हो गया या कैंसर आ गया या कोई मान लीजिए कोई रेडिएशन से या केमिकल बर्न से ऑर्गन के स्टेम सेल जल गए, तो फिर आपको दूसरे इंसान से लेना पड़ता है या दूसरे ऑर्गन से लेना पड़ता है। सर अभी आपने एक आपकी बुक आई, उसमें अनबॉर्न जो आपने बुक दी थी, उसको हमने पढ़ा कुछ, उसके कुछ पन्नों में हमें ये चीज़ पता चला कि आप स्टेम सेल का जब खोज कर रहे थे, तो ये कैसे आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? क्योंकि उसमें बारीकी से बताया गया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप खुद ही बता दें कि स्टेम सेल कैसे आया, उसके बाद आपके दिमाग में कैसे है कि हम यही करेंगे, अगर खोजे तो इंडिया को इसकी ज़रूरत है। और आपने ये भी कहा कि हमने कंट्री बाय कंट्री भी घूमा है, बहुत करीब करीब 20 कंट्री में आप ट्रैवल किए हैं। तो भारत में इतने तो महत्व भी नहीं होते सर, जितना लोग ज़्यादातर लोग छोड़ के चले जाते हैं कि हम विदेश जा रहे हैं, विदेश में ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे, फिर ये सब छोड़ के भारत। देखो, मैं ना 1996 से 1998 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बोस्टन अमेरिका में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें मैं पढ़ने के लिए गया था। और वहाँ पे मुझे बहुत लोगों ने बोला कि देखो भाई, भारत से आए हो, इंडिया से आए हो, यहाँ तो कोई आता है तो अमेरिका आता है तो वापस नहीं जाता। लेकिन मैंने कहा भाई, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ और मैं अपने देश वापस जाऊँगा, मुझे अपने ही देश में रहना, अपने देश लोगों की सेवा करना है और वहीं अपना कमाना खाना है। तो उस टाइम जब मैं पढ़ रहा था हार्वर्ड में, तो उस टाइम पे ये खोज नई नई आई थी स्टेम सेल से कॉर्निया में, क्योंकि मैं कॉर्निया स्पेशलिस्ट हूँ, आँख का स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरा ध्यान उधर ही था केंद्रित। तो मैंने उनको जब देखा और पढ़ा, तो मैं जब वापस आया इंडिया में 1998 में LV प्रसाद हैदराबाद में, तो मैंने कहा कि ये खोज यहाँ स्टार्ट करनी है। तो सब लोगों ने मेरा थोड़ा मजाक उड़ाया कि देखो, इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ये नहीं पॉसिबल है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ट्राई मत करो, मैं ट्राई करूँगा, अगर सफल हो गया तो हम इलाज करेंगे, नहीं हुआ तो मैं भी आपके साथ आ जाऊँगा। लेकिन मुझे हॉस्पिटल की तरफ से, वहाँ के चेयरमैन हैं डॉक्टर JN राव, उनसे बड़ा सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बड़ा सपोर्ट मिला, ग्रांट्स मिले, तो हमने वो खोज किया और उस इलाज का दुनिया में सबसे पहले ह्यूमन बींग्स में स्टार्ट किया और आज वो बहुत प्रसिद्ध है। सर इसमें ये भी एक वर्ड आपने बोला कि कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं, ये कॉर्निया आँखों को कैसे डैमेज कर सकता है या प्रभावित करता है, ये क्या होता है जो अगर हम देखें तो? देखो, कॉर्निया जो है ना, ये मेनली अपना विंडो टू द वर्ल्ड है, और जो आँख का सिस्टम बना हुआ है, ये समझ लो कि ऐसा है जैसे आँख का अपने कैमरे का लेंस होता है ना, उस कैमरे के लेंस के थ्रू ही आप कैप्चर करते हो सब कुछ। तो इसी तरीके से कॉर्निया जो है आँख का कैमरा लेंस है, और ये ट्रांसपेरेंट रहना, पारदर्शी रहना बहुत ज़रूरी है। और उसको पारदर्शी रखने के लिए नेचर ने बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखे हैं। अगर आप उसके साथ छेड़खानी ना हो, मार ना लगे, बीमारी ना आए, इन्फेक्शन ना आए, तो आपका वो जीवन में पूरा साथ देगा। लेकिन कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है, मार लग जाती है, कई बार ऑपरेशंस की वजह से ख़राब हो जाता है, तब वो पारदर्शिता उसकी चली जाती है और उसको हम जनरली कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करके, दूसरे लोग जो डोनर होते हैं, डेड हो जाते हैं, उनसे डोनेट करते हैं, उससे वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिसमें वो भी काम नहीं करता, उन कारणों में स्टेम सेल काम आती हैं। और 80% जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं अपनी प्रकृति के अराउंड अस, वो आँख के थ्रू ही जाती है। तो आँख का होना और आँख का ठीक काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए। सर क्या ये कॉर्निया में जो आप इसकी बात तो नहीं कर रहे, जो आंखों में काला काला सा दिख रहा है और काला इसके कोया राउंड- भी बोलते हैं उसको, काला कोया, जो व्हाइट और ब्लैक का जंक्शन है ना, हाँ, जो वो कॉर्निया है। अच्छा, तो ये धुंधला भी, इसके ऊपर जो धुंधले परत दिखाई देने लगते हैं, ये सब क्या कॉर्निया प्रॉब्लम? वो बीमारियां हैं उसकी। ये क्या होता है वो? उसमें मोतियाबिंद? नहीं, उसमें मोतियाबिंद तो अंदर आता है, सफ़ेद मोतिया होता है, जो जनरली हम जब हमारी एज 50-60 साल 70 साल की हो जाती है, तो वो सफ़ेद मोतिया है और उसका इलाज इजी है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। बट कॉर्निया के ऊपर अगर कोई लेयर आ गई, परत जम गई, या कोई मार लगने से, इन्फेक्शन आने से वाइटनेस आ गया, तो फिर उसको आप दवा से ठीक नहीं कर सकते।
उसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है। कॉर्निया है। हाँ, कॉर्निया के लिए। और जो लाल आँखों के इर्द-गिर्द अगर चोट लगने या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से जो लाल हो जाते हैं आँख, कभी-कभी सूजन हो जाते हैं, वो जनरली उसको बोलते हैं पिंक आई या आँख दुखनी आ गई या कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो वो जो कंजक्टिवाइटिस होती है, वो जैसे एक सीज़न चेंज होता है, सर्दियाँ आई हैं या सर्दियाँ जाने वाली हैं, उस मौसम में बहुत होता है। वायरल इन्फेक्शन या फिर बारिश के मौसम में बहुत होता है। तो उस टाइम में बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें, गंदे हाथ आँख में ना लगाएँ, आँख को मसलें नहीं, गंदा पानी ना जाए। कई लोगों को आँख में पानी मार के धोने की आदत है, वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है, क्योंकि नेचर ने आँख को साफ़ रखने का सिस्टम बनाया हुआ है आँसुओं के थ्रू। तो उसको एक्स्ट्रा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, पानी नहीं मारना चाहिए, नलके का पानी या अगर साफ़ पानी है तो फिर भी ठीक है, बट मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप कोई भी आँख में डायरेक्ट पानी मारने की ज़रूरत नहीं है सफाई करने के लिए। तो ये सब एक ही होता है, रेडनेस और जो नहीं, वो सूजन बीमारियाँ अलग-अलग हैं। अलग-अलग है हाँ, जैसे। कंजक्टिवाइटिस जैसे होता है, हाँ। तो वो आँख को पिंक आई भी बोलते हैं उसको। वो जनरली 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाती है और वो कॉर्निया को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है। अच्छा। हाँ, तो जो ये पिंक आई जिसको आप कह रहे हैं, हाँ। ये अपने से इसमें कोई डेंजरस थिंग्स तो नहीं, क्या आगे चल के आँख हमारा खराब हो जाए 2 हफ्ते में अगर हम नहीं ठीक हो अपने आप तो? 99% ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, बट तकलीफ़ देता है। और तकलीफ़ मतलब दर्द होता है, डिस्चार्ज आता है, आँख स्टिकी हो जाती है, फिर दूसरे परिवारजनों को फैल सकती है, क्योंकि अगर आपने आँख में हाथ लगाए और दूसरे के आपने टॉवल शेयर कर लिया, आप खाना खाते हुए ध्यान नहीं रखा, जैसे कोविड में था ना, हाँ, हम हाँ, हाथ धो के रखो, थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करो। जब पिंक आई होती है, उस टाइम पे परिवार को, दूसरे लोगों को बचाने के लिए आपको थोड़ा-सा एहतियात ज़्यादा बरतना है। अपना टॉवल अलग रखें, हाथ को बार-बार धोएँ साबुन से और साफ-सुथरा रखें और आँख को मसलें नहीं ज़्यादा। नहीं तो ऐसा क्यों होता है सर? वो उसका पूरा जो लसे कहते हैं कि आपको आँख छुएँगे दूसरे को भी चला जाएगा, यहाँ तक कि देखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आप देखने से तो नहीं होता है, काला चश्मा लगाइए। नहीं, देखने से नहीं होता है। काला चश्मा इसलिए बोलते हैं कि भई वो देखने में गंदा लगता है, दूसरे लोगों को आपको एक्सप्लेन करता है, भई आँख इतनी लाल क्यों हो गई है। बट हाँ, आपके कॉन्टैक्ट से आता है। अगर आप अपना, जैसे आँख में पानी आ रहा है या आप उसको मसल लेते हैं, तो वो पानी आपके टच हुआ, उसमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो भी लगा, वो आपके टॉवल पे लगा, आपके जिसने दूसरे ने टॉवल यूज़ किया, उसके दूसरे को हो गया। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, माता-पिता हैं, तो परिवार में कई लोगों को हो जाता है साथ में, अगर वो ध्यान नहीं रखते हैं तो। सर इस पे और भी विस्तार से बातचीत करेंगे। मैं बीच में ये ले चलता हूँ आपको कि आपने जो अभी बुक लिखी है अनबॉन्ड, अनबॉन्ड के जो लेखक हैं वो हैं राज रोशन पुजारी। राज रोशन पुजारी जी। इन्होंने कई सारी चीज़ों का डिटेल्स में लिखा है। इन्होंने ये भी लिखा है अपने बारे में कि वो ट्रैवल कर रहे थे, दिल्ली आए, ठंडी रात में बैठे स्टेशन पे उनको रहने में। लेकिन क्या ये आइडिया उनका था या फिर आइडिया आपका था कि नहीं ये बुक को के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया जाए? देखो, ये बुक का जो स्टोरी है ना, जो अनबाउंड, जो बेसिकली क्या है, ये एक आज से 50-55 साल का 55 साल पहले का एक गांव का बच्चा, जिसके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है और जो डॉक्टर बनने का सपना रखता है और बहुत ही मध्यम परिवार से आता है, कृषि परिवार से आता है, तो उसका स्टोरी है। और ये कैसे स्टार्ट हुआ बुक लिखने का आइडिया, एक मेरा पेशेंट थे मिसिज प्राची जैन, वो एक स्कूल चलाती थी और उसमें मैंने एक लेक्चर दिया था बच्चों को, तो उनमें मैं अपना स्टोरी शेयर किया। तो उसके बाद वो मैडम बोले कि नहीं सर, ये बुक तो लिखी जानी चाहिए। मैंने कहा देखो मैडम, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ मरीजों के साथ। बट वो बड़ी इंसिस्टेंट थी, उन्होंने ही ये मिस्टर राज रोशन को ढूंढा और उन्होंने ही मेरे पीछे लगाया कि नहीं आप ये इनके साथ काम करो। और ये ऐसे संजोग बना कि वो उनको फंड करने वाले भी मिल गए और ये कोविड के टाइम में हमने ये काम भी किया। और एक टाइम तो ऐसा लगा कि भाई ये बुक कभी नहीं आएगी, बट धीरे धीरे चल के अब ये बुक रिलीज हो गई है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक आम भारतीय है जो गांव में रहता है, उसकी कहानी है। इसमें कोई खास चीज़ें जो आम लोगों तक पहुँचे, सीधे छोटे शब्दों में कहें तो कुछ ऐसी कहानी आप बताएं जो लोग अगर बुक नहीं पढ़ रहे हैं तब भी समझे और उनको कुछ तो इससे अपने आप को मोटिवेट करने का मौका मिले। देखो, उनको प्रेरणा ज़रूर मिल सकती है क्योंकि वो एक तो आपको ये सोचने के लिए
मजबूर और सोचने के लिए इंस्पायर करेगी कि देखो आप कहीं हो, कैसी ही स्थिति में हो, अगर आप सोच लोगे और थोड़ा सा मेहनत करते रहोगे, आपको सफलता मिलेगी। और ये बुक जो पढ़ेगा उसको ये समझ में आएगा कि भाई कोई भी कुछ कर सकता है। जब ये लड़का गांव से बहुत छोटी जगह से चल के आज इतना एक अकम्प्लिश डॉक्टर बन गया, तो ये इंडिया का कोई भी बच्चा ऐसा कर सकता है। ये सब उसका जो लेखा जोखा है ना, उसमें बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, और उसके उतार चढ़ाव ज़िंदगी के, कहाँ गए, कैसे किया, ये सब चीज़ें उनमें देखने को मिलेंगी। सर, एक कहानी पे ले चलते हैं आपको। आपने डॉक्टर कलाम साहब से जब अवार्ड लिया, तो उनके, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नहीं है, लेकिन उन दोनों से आप बहुत नज़दीक से मिले। तो उनके स्वभाव और उनके बारे में जो लोगों के बीच में है कि वो बहुत ही सिंपल लोग थे, सिंपल तरीके से भी रहते थे, सिंपल लोगों से भी मिल लेते थे, जैसे कि आजकल वीआईपी कैटेगरी में भी मिलते हैं। तो उस समय का अनुभव क्या था, और अवार्ड लेते वक्त क्या कुछ हुआ होगा, कुछ मैं बताता हूँ आपको। देखो, जो अब्दुल कलाम जी थे अपने वाइस प्रेसिडेंट, उनके साथ ना हमारा संबंध हमारे हॉस्पिटल का एलवी प्रसाद का बहुत अच्छा था, और मैं तो उनसे बहुत पहले मिला था। जब मैंने बताया आपको, मैं 93 से 95 में एक फ्लाइंग आई हॉस्पिटल है न्यूयॉर्क बेस्ड, उसको बोलते हैं ऑर्बिस इंटरनेशनल, मैं उसमें काम करता था। और मैंने एक बड़ा हवाई जहाज़ गुवाहाटी एयरपोर्ट पे लाना था। वो आई हेल्थ के बारे में पढ़ाता है, सिखाता है। और 93-94 एयरपोर्ट गुवाहाटी का बहुत छोटा था, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो तभी पॉसिबल है, ये एडवाइज़र टू द डिफेंस मिनिस्टर इज़ मिस्टर अब्दुल कलाम, आप उनसे मिलो, वो IL-7 दे देंगे तो आप हवाई जहाज़ वहाँ आपका उतर सकता है, नहीं तो नहीं। तो मेरे ब्रदर उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में काम करते थे, और मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरी अपॉइंटमेंट करा दो कलाम साहब से। तो कहते ठीक है, मैं मेरे जॉइंट सेक्रेटरी से पूछता हूँ। तो उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट की, मैं गया उनसे मिलने। तो मैंने बात किया, फिर कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब पहले तो बैठो, मैं घर से खाना लाया हूँ, दोनों मिलके खाना खाएंगे। अच्छा, घर से लेके आ रहे थे? घर के नो, प्रेसिडेंट नहीं थे तब। अच्छा, जब वो 93-94 में वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर थे। तो मेरे को उन्होंने अपना खाना शेयर करवाया, फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, फिर उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल मदद करेंगे, और जब इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हो और भारत की संस्थाएं इतना अच्छा काम कर रही है तो हम तो करेंगे। तो मेरा तो एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा था। फिर 2005 में उन्होंने हमारे हॉस्पिटल में ये स्टेम सेल लेबोरेटरी जो वर्ल्ड में फर्स्ट बनी थी, उसको इनॉग्रेशन करने आए, जब प्रेसिडेंट थे वो। और फिर उन्होंने मुझे बोला, और मेरे जो कोलीग थे डॉक्टर राव, डॉक्टर दास, डॉक्टर गीता, उनको बोला कि भाई मैं जो लोग इससे रिसर्च कर रहे हैं ना, उनसे आधा घंटा बात करना चाहता हूँ अकेले में, बिना प्रेस के। तो उन्होंने हमारे एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के पूरी साइंस समझा, और उसके बाद इनॉग्रेशन किया। फिर तीसरा मेरा उनका बहुत क्लोज काउंटर हुआ 2013 में। मैंने एलवी प्रसाद में ही एक इनोवेशन सेंटर स्टार्ट किया था, MIT मीडिया लैब बोस्टन के साथ मिलके, बिट्स पिलानी हैदराबाद के साथ मिलके, और उसमें हम नए नए औजार बना रहे थे आँखों के इलाज के लिए। तो कलाम साहब को पता लगा कि भाई ये कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा बच्चों से जिन्होंने बनाया है। फिर उन्होंने कहा कि, हमने कहा सर हम तो ये सेंटर बना रहे हैं। कहता मैं आऊँगा। तो उन्होंने डेट दे दिया, फिर हम सब लग गए कि भाई तैयारी करते हैं। 2013 में हमारा इनोवेशन सेंटर कलाम साहब ने किया। तो देखिए, मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसे है कि वो इतने हम्बल और इतने ज़मीन से जुड़े हुए थे कि आप कोई भी जाके उनसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह से डॉक्टर मनमोहन सिंह से मेरा एक ही बार हुआ, जब मुझे 2006 में अवार्ड मिला, भटनागर अवार्ड। तो वो हम सब अवार्डीज़ के साथ विज्ञान भवन में कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो मैंने उनको जाके बोला कि सर देखिए, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, आप देश के लिए बड़े बड़े डिसीजन क्यों नहीं ले रहे? आपको तो मतलब सब कुछ ज्ञान है ना। फिर उन्होंने कहा देखो डॉक्टर साहब, पॉलिटिक्स में थोड़ा सा कंपल्सन्स होता है, कुछ पॉलिटिकल इश्यू होते हैं, कुछ फाइनेंशियल होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। तो मैंने कहा सर प्राइम मिनिस्टर के लिए तो सब एक है ना। तो वो कहते हैं हाँ हाँ डॉक्टर साहब वो है, बट थोड़ा सा बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। उन्होंने वही उसी तरफ इशारा किया। नहीं, ये काफ़ी असल दिलचस्प होते हैं जब आप महान लोगों से मिलते हैं, और ख़ासकर कलाम साहब
ये भी कुछ कम नहीं है। उनके बारे में तो मैंने जितना पढ़ा और सुना वो कम ही है, क्योंकि हम पढ़ के देख सकते हैं, आपने मिला तो सोचा कि ये समझ आ जाए। सर, ऑकुलर सर्विस पे चलते हैं। जो आँखों के पे हम थे, और आँखों पे ऑकुलर सरफेस होता है, जो जैसे शायद मैं गलत ना हो तो जो बाहरी का हिस्सा है हुँ। उसे ही कहते हैं हाँ, ऑकुलर हाँ, सरफेस। ओकुलर सरफेस। तो इस पे कई सारी समस्याएं होती हैं जो लोगों में। एक तो ड्राइनेस होता है, हुँ। जो आई ड्राइनेस। हुँ। तो हम एक एक कर समझेंगे कि ये आई ड्राइनेस की समस्या क्यों होती है, कैसे होती है और कैसे ठीक हो सकता है। देखो, आई का जो ड्राइनेस है ना, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। मेनली उसका कारण है, एक तो एनवायरनमेंट की जो पॉल्यूशन है, नंबर 2 डिजिटल पॉल्यूशन। जो लोग आप लोग मीडिया में काम करते हैं, या हम सबको ये फ़ोन का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से भी आँख दुखी हो जाती है और इतने सीक्रेशन नहीं बन पाते हैं। तो और भी बहुत कारण हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं, जो ड्रग रिएक्शंस हैं, कुछ इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ेज़ होती हैं, तो उनकी वजह से ड्राइनेस जो आती है वो थोड़ा डिफरेंट है। और एक ख़ास कॉमन जो प्रॉब्लम है, जो गृहिणियों में होता है, जो 40-45 साल के बाद की उम्र के बाद आता है, फिर कंप्यूटर इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, स्क्रीन पे काम करते हैं, वो अलग है, वो कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है आज के दिन, हिंदुस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड आल्सो। और ओकुलर सरफेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी ये। तो ये कैसे है इससे छुटकारा? क्योंकि सर सबसे ज़्यादा पता है, ये जो स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं, बच्चों में भी ज़्यादा होता जा रहा है। अब की मोबाइल फ़ोन, रील, डिजिटल जितने देखते हैं, हाँ, और पढ़ाई भी इस पे कंप्यूटर पे करने पढ़ाई भी लगे ना, कंप्यूटर अब पे अगर कर टैबलेट पे करने लग गए, फ़ोन पे करने लग गए। अब कोविड के टाइम में क्लासेस आपकी ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन होने लग गई थी। तो देखिए, उसका तो एक ही तरीका है कि आप यंग हैं और आपका लाइफ़स्टाइल ठीक है, ठीक टाइम से सोते हैं, खाना-पीना नॉर्मल खाते हैं, तो ज़्यादा सीरियस इश्यू नहीं होगा। आप ज़्यादा 10-12 घंटे कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो एवरी 2 आवर्स 2-4 मिनट का गैप दीजिए और फ़ोर्सफुली आँखों को बंद करना, खोलना, ब्लिंक, कंप्लीट ब्लिंक 10 टू 12 टाइम्स। वो आपको स्वस्थ रखेगा। और जिन लोगों का जैसे 35-40 के हो गए हैं, तो उनमें थोड़ा हो सकता है, तो उनको कोई लुब्रिकेंट, आई का मॉइस्चराइज़र देते हैं हम, तो दिन में 2-3 बार वो डाल लो, उससे ठीक रहेगा। क्या इसका थेरेपी कुछ है, यही है, ब्लिंक करना सिर्फ? मोस्टली का जो कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम के लिए वही ठीक है। बाकी जो कोई बीमारी, किसी को एलर्जी है, किसी को स्टीवन जॉनसन है या ओसीपी है, उन लोगों के लिए अलग ट्रीटमेंट चाहिए। क्या ये ड्राई से ही है? हाँ, हाँ, वो सिर्फ इन ड्राई ये सिर्फ ब्लिंकिंग से काम नहीं चलेगा। उनको अच्छा। दूसरी तरह की दवाइयाँ भी चाहिए, खाने की भी चाहिए और ड्रॉप्स चाहिए। लेकिन जो उन बच्चों को क्या कहेंगे? या फिर अगर मान के चलिए हम लोग जैसे भी, जो हम 12 घंटे काम कर तो रहे हैं, स्क्रीन पे ही ज़्यादा टाइम, अगर हम लैपटॉप छोड़ें तो फिर फ़ोन पे, तो वो कैसे सॉल्यूशन? नहीं, वो तो देखिए, आपको थोड़ा डिजिटल ब्रेक देना ज़रूरी है। आप जिस भी काम में करते हैं, जैसे मैं सर्जन हूँ, अब मेरा काम है सुबह-शाम सर्जरी करना, तो मैं अगर सर्जरी करके इन बिटवीन द सर्जरीज़ में 5-7 मिनट का गैप देना है। सो यू विल वॉक अवे, यू विल टॉक टू योर कॉलीग्स, एंड उस टाइम पे स्क्रीन नहीं देखेंगे, तो आपका आई रिकवर हो जाता है उसमें, अगर आपका रिज़र्व ठीक है तो। कोई कॉमन ड्रॉप है इसके लिए? हाँ, जैसे आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें? हाँ, उसमें जो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आजकल इंडिया में बहुत कॉमन है। मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन लुब्रिकेटिंग ड्रॉप के नाम से ओवर द काउंटर बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिलता है, ये ड्राइनेस वाला? ड्राइनेस के लिए है। अच्छा, और एक चीज़ और है सर कि एलर्जी का। हाँ, तो ये एलर्जी आँखों में हो जाता है, जिसमें कहते हैं कि आँखों में खुजली हो रहे हैं, मतलब इचिंग हो रही है, तो ये क्या उसी से हो रहा है, ये अलग नहीं, है? वो ड्राइनेस की अकेली ड्राइनेस की वजह से नहीं होता है। जो आँख में एलर्जी होता है, वो जनरली एक एलर्जिक रिएक्शन है किसी चीज़ से, या तो पॉल्यूशन की वजह से है या फिर अंदर से एलर्जी है। कुछ लोगों को जन्म से, जैसे अस्थमा होता है ना, जो अस्थमा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, वैसे ही वो आँख को अफेक्ट करता है। और वो एलर्जी के लिए फिर स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट को ही मिलना चाहिए, और उसका एक स्पेसिफिक इलाज होता है। मोस्टली ये यंग बॉयज़ में होता है, और वो 12 से 14 साल प्यूबर्टी तक ठीक होने का चांस हो जाते हैं। 10-20% बच्चों में प्यूबर्टी के बाद भी वो परसिस्ट कर सकता है, लेकिन उसका इलाज है, और उतना सीरियस या ब्लाइंडिंग नहीं है, एक्सेप्ट इन 5-7% लोगों में, बच्चों में। ये जो यूथ में होता है, ये सेम कंडीशन मेल फीमेल दोनों है, या फिर ओल्ड एज
नहीं, यंग एलर्जी अलग। एलर्जी मोस्टली यंग में होता है, यंग बच्चों में होता है, उसको वीकेसी भी बोलते हैं और सीजनल कंजक्टिवाइटिस या सीजनल एलर्जी कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। हम्म, वो मोस्टली यंग बच्चों में होता है, हाँ। मेल में होता है, फीमेल चाइल्ड में कम होता है। सर एक हमने एक वर्ड पढ़ा था जब मैं ये पढ़ रहा था, तो एक आई स्पा करके कुछ ट्रीटमेंट है, ये क्या होता है ये आई स्पा? आजकल कोई सुनता है तो कॉमन लोग तो यही सोच रहे हैं कि यार ये स्पा तो बॉडी मसाज वगैरह, आंखों के लिए भी मसाज के लिए? मुझे लगता है कि आइस्पा जो है थोड़ा ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गया है इस वर्ड का, और मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम्म। उसको उसका एक सिंपल तरीका है, जिनकी एक ड्राइनेस जो होती है वो अपनी ग्लैंड है, जिस जिस जिन जिन लोगों की ऑयली स्किन होते हैं ना, जिसके पिंपल्स बनते हैं, वैसे ही आईलिड के भी पिंपल्स बन सकते हैं। तो उसमें आइस्पा काम लोगों ने बहुत मार्केट कर रखा है कमर्शियली, बट मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो बहुत महंगा है और आपको पता नहीं उसका फ़ायदा होगा कि नहीं। उससे सिंपल तरीका है कि उसकी लेड मसाज करो और उसकी थोड़ा सा वार्म कंप्रेशंस करो। वार्म कंप्रेशन का मतलब क्या है, आप साफ़ कपड़ा लीजिए, पानी गर्म कीजिए इतना कि आपको स्किन टॉलरेट कर सके, उसमें कपड़े को भिगोएं और उसको स्क्वीज़ करें और बंद करके आंखों पे बैठ जाएं, 1-2 मिनट रखें, फिर दोबारा करें और उसके बाद अपनी उंगली से थोड़ा सा ऐसे ऐसे मसाज कर लें। वो आई स्पा वाला काम यही कर देता है। अच्छा, और सर वो धुंधला दिखाई देना कभी कभी, जैसे हम लोगों को भी होता है कि अगर हम ज़्यादा देर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो हाँ, धुंधला। वो जो क्या होता है कि जब आप जैसे कोई आप रनिंग करते हैं, तो रनिंग करेंगे तो ज़्यादा देर करेंगे तो आपकी मसल फटीग हो जाएंगी। इसी तरीके से आप ज़्यादा नज़दीक से देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो उसको अकोमोडेशन स्पाज़म बोलते हैं कि भाई मसल फटीग हो गई और वो एकदम से फड़फड़ाने लग जाएंगी और एकदम से आप आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे। तो उस टाइम पे ब्रेक देना बनता है। और दूसरा, आई बैलेंस चेक करवाना है। आई मसल का जो बैलेंस होता है ना, वो ठीक नहीं है, तो इसका मतलब आपको ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है ब्लड विजन की। सर अगर ये आई चेकअप की बात हुई तो मैं ये कहता हूँ कि पहले चश्मा जो लगता है सर, हम्म ये चेक कैसे करते हैं कि हमें इस नंबर के इस आदमी को देना है, या इसके इनके -2 है, -1 है, वो तो 0 उसका है, तो ये क्या? बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है आजकल, कि उसमें हमारे पास एक सिस्टम रहता है, डिफरेंट पावर के लेंस रहते हैं और उसके आँख के अंदर हम लाइट मारते हैं और उससे रिफ्लेक्स आता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। उससे आपको पावर पता लग जाती है। फिर उसकी मशीन्स भी बनी हैं कि भाई कितना पावर का है, वेरीफाई करना है। फिर सब्जेक्टिवली दिखाते हैं आपको, जब भी जाएंगे तो आई डॉक्टर ऑफिस में वो नए डिफरेंट ग्लासेस लगा के देखेगा, ये बेटर है कि ये बेटर है। फिर वो सिलेंड्रिकल लेंस को घुमा के दिखाते हैं। तो वो तो एक बहुत ही अच्छी डेवलप्ड साइंस है अब, और बड़ा सिंपल है उसको, बट वो जाना ज़रूरी है, आपको पहचानना है कि मुझे ज़रूरत है, उसको आपको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। नहीं सर, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि आजकल हर चौराहे पे जो डॉक्टर नहीं है वो भी एक मशीन लेकर बैठ जा रहे हैं कि हमें आंखों को चेक करना है, आप चश्मा ले लीजिए। नंबर, अगर नंबर में प्रॉब्लम हो, अगर सपोज के हमारा नंबर 0.5 है और उन्होंने मुझे 0.67 का दे दिया या फिर कम का दे दिया, तो क्या ये आंखों को प्रभावित कर सकता है? प्रभावित कर सकता है, उससे ज़्यादा फिर आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व नहीं होगी। तो इससे बेटर है कि आप किसी जो सर्टिफाइड आई डॉक्टर है उनके पास एटलीस्ट एक बार इनिशियल चेकअप कराना चाहिए, उसके बाद ये उसके बाद ही चश्मे का नंबर लेना चाहिए। क्योंकि सब्जेक्ट नंबर लेना कोई आसान, एक हर एक चौराहे पे नहीं ले सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना, चौराहे पे बोलेंगे आपके कान में वैक्स है, निकाल देता हूँ, वो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसको वो साइंस नहीं पता है, वो पता नहीं कहाँ पे आपके पर्दे को फाड़ देगा। इसी तरीके से आप चौराहे पे अगर बोलोगे मैं आपका नंबर आपको अभी बता देता हूँ कितना, वो ठीक नहीं है, वो क्वैकरी है। अच्छा हाँ। सर, दूसरे सवाल ये कि जब हमारे आंखों में धुंधलापन देखते हैं तो हम इसको कोई घर से कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है जो लोग कर सकें, आम जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, जो दूर दराज में हो, ऐसा कोई थेरेपी या फिर कुछ कैसे देखो, कहेंगे? अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो एक बार तो आई डॉक्टर के पास चेकअप कराना जरूरी, चाहे आप छोटे शहर में हो बड़े शहर में हो, क्योंकि ये कारण जानना कि किसकी वजह से है। अगर वो सिर्फ चश्मे के नंबर की वजह से है तो ठीक है। कई बार जरूरी नहीं है धुंधलापन सिर्फ चश्मे के नंबर की वजह से होता है, हम्म। कई बार और बीमारियां भी हो सकती हैं। हम्म। अगर वो बीमारियां टाइम से पकड़ी गई तो आपका ट्रीटमेंट ठीक हो सकता है। जैसे एक मान लीजिए 1-2 साल का बच्चा है और उसको ठीक नहीं दिख रहा है, या उसके जब आप फोटो लेते हैं तो एक रेड रिफ्लेक्स आता है कई बार आँख से। अगर उस बच्चे की आँख से वाइट रिफ्लेक्स आ रहा है और आप उसको इग्नोर करेंगे तो आपको बहुत सीरियस आई का कैंसर लूज कर रहे हैं।
और वो बढ़ता रहेगा, बच्चा बता नहीं सकता। तो मेरे को ऐसे लगता है कि जो भी आपको दिक्कत आ रही है, जिस टाइम भी आती है, तो एक बार तो ज़रूर डॉक्टर को, आई डॉक्टर को मिल लेना चाहिए, दिखा लेना चाहिए। अच्छा, सर एक चीज़ है, पीआरके जो है सर्जरी, लेज़र सर्जरी और एक कट में, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, चश्मा हटाने के लिए आजकल लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी आ गई है और वो कई साल से हैं। और जिन लोगों को, बच्चियों को ना चश्मा नहीं पसंद है, कि उनको लगता है कि हमें अच्छा नहीं लगता देखने में, हम जब सोशल शादी में जाते हैं या शादी होने से पहले हम चश्मा नहीं पहनना चाहते, तो उनको हटाने के तरीके हैं, उसको लेज़र करेक्शन बोलते हैं। तो उसमें एक तो होता है लेज़र से कट करते हैं। लेज़र से कट करके बेसिकली लेज़र टच नहीं करती है, वो लेज़र इतनी शार्प होती है, वो फोकस करके आपको कॉर्निया पे एक फ्लैप बनाती है और उसको शेप को थोड़ा चेंज कर देती है और उस फ्लैप को वापस लगा देते हैं। दूसरा तरीका है, यही तरीका एक नाइफ से करते हैं, कट करके। तीसरा तरीका है कि आप ये भी नहीं करो, वो भी नहीं करो, सिर्फ कॉर्निया को थोड़ा स्क्रैच कर दो और उसके ऊपर लेज़र लगा दो, उसको पीआरके बोलते हैं। तो विच इज़ बेस्ट सर, लेज़र या और? नहीं, ये इन तीनों का डिफरेंट इंडिकेशन है और डिफरेंट पर्पस के लिए की जाती है। जैसे सपोज अगर मुझे ही करवाना हो तो मैं क्या करूँ, कौन सा करूँ? क्योंकि चश्मा तो हमें भी है। नहीं, वो तो देखिए, आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपकी कॉर्निया की शेप कैसी है, थिकनेस कितनी है, वो साइंस बड़ा ज़रूरी है। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मार्केट में जाएंगे कि चलो भाई मुझे ये जूता पसंद आएगा मैं तो ये ले लूँगा, लेकिन वो भी आप पहन के और चल के देखोगे चुभ तो नहीं रहा है, ठीक साइज़ है कि नहीं। इसी तरीके से जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एस्टेब्लिश करना है कि आपके लिए सेफ़ है कि नहीं है। आपको इमीडिएट सर्जरी के बाद प्रॉब्लम ना आए, कुछ लोगों को 5-7 साल के बाद आने लगती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, और मैं तो कहूँगा एक डॉक्टर से नहीं, आपको कम से कम 2 या 3 डॉक्टर से इंडिपेंडेंट सलाह लेनी और उसके बाद सर्जरी करानी चाहिए। उसके बाद इश्यू आता है कौन सी कराऊँ मैं, वो कौन सी कराएं, वो उस डॉक्टर को जब आप बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, फिर उस पर भरोसा छोड़ दो कि भाई हाँ, ये मतलब मेरी बीमारी, मेरे नंबर के हिसाब से, मेरे कॉर्निया की शेप, साइज, थिकनेस के हिसाब से वो सर्जरी जो सेफ है वो करें। तो क्या ये सर्जरी होने के बाद प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म बाद भी दिखती है? बिल्कुल, क्या 10 साल के बाद भी आ सकती हैं। आपको मान लीजिए जो लेज़र करेक्शन करते हैं ना, वो आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो वो कॉर्निया को थोड़ा पतला करते हैं, क्योंकि वो जो मोटा होता है तो उसकी पावर थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसको लेज़र से पतला करेंगे तो वो थोड़ी पावर कम हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कॉर्निया को आपने छेड़ दिया है सर्जिकली, तो वो पतला होने लग जाता है अपने आप, और वो धीरे धीरे 10-1 साल के बाद इतना पतला हो जाता है कि आपको चश्मे से भी नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस से भी काम नहीं चलता, फिर कॉर्निया चेंज कराना पड़ता है। तो ये ज़्यादा मतलब सिंपल इशू नहीं है, और लाइट नहीं लेना है, इसको सीरियसली लेना है, अच्छे डॉक्टर से मिलना है। और अच्छा डॉक्टर भी ऐसे है कि वो बोले कि अभी सर्जरी करा लो, तो एक बार में नहीं कराना, उसको बोलो हाँ मैं आता हूँ, कुछ ही और दूसरे डॉक्टर से भी सलाह करो, और उसको मत बताओ कि पहली बार ने क्या बोला था। अच्छा, क्यों? उससे आपको इंडिपेंडेंट पता लगेगा ना। सर आप खुद डॉक्टर हैं, आप ऐसे कह रहे हैं कि 2-3 नहीं, देखो सर्जिकल ब्रांच में बहुत ज़रूरी है कि आप, अनलेस इमरजेंसी है, आपको बहुत ज़रूरी है कि 1 या 2 ओपिनियन इंडिपेंडेंट लें और वो मैच करती हैं तो फिर आगे बढ़ें। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जो सर्जिकल ब्रांच है, मेडिकल ब्रांच है, लाइक लीगल है, लाइक कोई भी और ब्रांच है, ओपिनियंस डिफर करती हैं और आपको नहीं पता मेरे लिए सही क्या है। तो ये एस्टेब्लिश करने के लिए पहले तो ये देखना कि हॉस्पिटल का क्या रेपुटेशन है, डॉक्टर का क्या रेपुटेशन है, और ये मेरे में इंटरेस्टेड हैं या मेरे आंख से पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है। समझे ना आप? आपको पैसों की वजह से भी कर सकता है। बिल्कुल, आपको डर नहीं पता ना मेरी इंटेंशन क्या है, आपको ये नहीं पता मैं आपकी सर्जरी क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, कि आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ। तो ये एस्टेब्लिश करना, और इतनी देखो सबको होती है अकल, कई बार क्या होता है हमारा दिमाग उसको ऐसे घुमा देता है, जब आप कराना चाहते हो ना तो कोई भी बोलेगा हाँ ये कर देंगे, ये हो जाएगा, आप करा लेते हो, फिर जब 5 साल के बाद पछताते हो कि अरे मैंने ये नहीं कराना चाहिए था उस टाइम पे, अब ये हो गया वो हो गया। तो इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना, और मेरे हिसाब से आई सर्जरी के कोई भी सर्जरी शरीर में लाइटली नहीं लेनी चाहिए किसी भी अंग की।
आपके हिसाब से क्या चश्मा बेटर है या सर्जरी बेटर है? देखो, अगर आपको जैसे मेरे को है, अगर आप मुझे कुछ भी बोल दें, कुछ भी दे दें, मैं नहीं, मेरे को, मैं अपने आप को चश्मे में बहुत अच्छा लगता हूँ, तो मैं तो नहीं कराऊँगा। कोई भी प्रलोभन दे दीजिए, मैं नहीं सर्जरी कराऊँगा। अगर आप अपने आप से कंफर्टेबल हैं चश्मे के साथ, यू लाइक योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, डोंट डू एनीथिंग। क्योंकि देखिए, एक बेसिक प्रिंसिपल है ना, शरीर में कोई भी छेड़खानी करते हैं तो शरीर भी उसको रिएक्ट करेगा ना। ये तो लाइव है ना, कोई इनर्ट तो है नहीं। ये तो दीवार नहीं है कि आप छेद कर दिए तो वो छेद ही रहेगा। अगर बॉडी में आपने छेद किया तो वो भरने की कोशिश करेगी, बॉडी उसको हील करने की कोशिश करेगी। उसको नहीं पता वो ज़्यादा हील कर जाए, कम करे, कैसा होगा। तो वो कंट्रोल तरीके से हो, सेफ तरीके से हो, और वो डॉक्टर को ये आइडिया हो कि भाई आज नहीं, 5 साल के बाद भी, 10 साल के बाद भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद भी आ सकती है। देखो, कोई भी सर्जरी होती है ना, 1-2% चांस एक्सीडेंट का और कॉम्प्लिकेशन का रहता है। जस्ट लाइक जैसे मैं आप गाड़ी से आया हूँ, तो कोई मुझे गारंटी नहीं दे सकता कि भाई मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। हो सकता है ना, और होते हैं, हम देखते हैं चारों तरफ। तो इसी तरीके सर्जिकल है। सर्जरी को कभी भी लाइटली नहीं लेना अनलेस इट इज़ एन इमरजेंसी। लाइट का कितना प्रभाव पड़ता है सर हमारे आँखों पे? बहुत ज़्यादा पड़ता है लाइट। ये टीवी स्क्रीन को अगर छोड़ दें, मोबाइल छोड़ दें, तो ये नॉर्मल लाइट, जैसे अभी हम आप लोग बैठे हैं स्टूडियो में भी, तो ये लाइट जो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट मारता है, क्या इसका भी कोई असर पड़ता है? देखो, वो तो आप कुछ चीज़ें तो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट वो स्पेसिफिक रेज हैं या वेव लेंथ हैं, वो बड़ी हार्मफुल हो सकती हैं। जैसे आप ग्रहण के टाइम पे आपको लगता है अरे मैं देख रहा हूँ, और आपको पता नहीं है वो सनरेज, क्योंकि वो प्यूपल डायलेट हो जाती है और वो सनरेज जाके सीधा इतनी इंटेंस होती है, आपके रेटिना को बर्न कर देती है और आप इंस्टेंटली अंधे हो सकते हैं। आप मान लीजिए पहाड़ियों में गए, हिमालयस में गए, बर्फ़ पड़ी हुई है, आप खेल रहे हैं, कुछ स्कीइंग कर रहे हैं या कुछ कूद रहे हैं, और वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपको कॉर्निया को जला सकती है। तो जिस इन्वायरमेंट में हैं, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आपको समझ होना चाहिए कि मैं कैसे अपने आप को बिहेव करूं, कैसे अपने अंग और अपने आँखों को बचाऊं। जैसे आप बहुत ठंड में जाएंगे तो आपको ग्लव्स भी चाहिए, मफलर भी चाहिए, गर्म कपड़े भी चाहिए, बचाते हैं ना। इसी तरह आँख का भी हिसाब ऐसे ही है। सर ज़्यादा देर स्क्रीन टाइम जब हम लेते हैं तो सर में दर्द होने लगता है, इसकी वजह क्या क्या हो सकती है लगभग? उसका मेनली यही होता है कि आपका फटीग हो गया, मसल्स जो है ना, जैसे आप ज़्यादा देर चलते रहेंगे तो आपके पैर थक जाएंगे, आपका शरीर में एनर्जी कम होगी, आप रिप्लेनिश नहीं करेंगे तो आप बहुत टायर्ड फील करेंगे। इसी तरह आँख का है, जितना ज़्यादा स्क्रीन देखेंगे, और स्पेशली जो स्क्रीन की जो लाइट है वो भी थोड़ी डैमेजिंग है, तो इसलिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे रील वाले दोस्तों, बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो रील स्क्रॉल करते रहते हैं मोबाइल पर? उनको एक ही सलाह दूंगा कि इतना ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं करना कि हमेशा उसके साथ हुक्ड रहें। देखो, थोड़े टाइम के लिए देखो, बंद कर दो, फिर दिन में एक आध बार देखो। बहुत ज़्यादा उसके साथ एडिक्शन नहीं होना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल सटके नहीं रहना चाहिए कि बस वही है ज़िंदगी। थोड़ा सा नेचर को भी एंजॉय करना चाहिए। अगर मान लीजिए, मैंने देखा है कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उस टाइम भी वो फ़ोन पे होते हैं या कान में ईयरपोड लगाए गाने सुन रहे होते हैं। भाई, घूमने गए हो, खेत में गए हो, तो एंजॉय करो नेचर को, ना कि आप उसी अपने माहौल को साथ में लेके चलो। सही बात। सर, ये ऑकुलर इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इसमें जो ओकुलर इन्फ्लामेशन का मतलब है आँख का गुस्सा। ये क्या, वो एक टर्म है, अजीब सा टर्म था। जब मैं यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि आँखों में ऐसा भी कुछ होता है। कि वो आँख का मतलब ऐसे होता है कि वो उसमें ओकुलर सरफेस जो है ना, वो लाल हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस लाइक ओकुलर सरफेस इन्फ्लामेशन है। फिर यूवियाइटिस है, जो आँख के अंदर की एक लेयर होती है, हाँ, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन या रिएक्शन आ गया तो उसकी वजह से आँख में दर्द होगा, लाइट की तरफ नहीं देख सकते। हाँ, तो वो बहुत सारे कारण हैं हाँ, इन्फ्लामेशन के। इन्फ्लामेशन का मतलब यही है कि जैसे हम बॉडी में बोलते हैं ना कि आपको शुगर कम खाना चाहिए, मिठाई कम खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शरीर में इन्फ्लामेशन करती है। जब इन्फ्लामेशन करती है तो उस बॉडी के ऐसे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं कि जो आपके लिए हार्मफुल हैं, और उनको उस इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में आपके नॉर्मल चीज़ों को भी डैमेज कर देता है। जैसे ब्लड शुगर की बीमारी है, जो डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, ये आजकल एक इन्फ्लामेशन की वजह से ही होता है। वो क्यों होता है? जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, वो ग्लूकोज शरीर में रहता है, नालियों में, खून के नालियों में रहता है, और वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाता। इंसुलिन की कमी हो जाती है,
तो ये इन्फ्लामेशन तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट शब्द है आपको तंदुरुस्त रहने के लिए। मतलब ज्यादा खाना भी ना खाए सर, ज़्यादा खाना आग- अच्छा आप देखिए ना, ज़्यादा खाना आपको ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाया तो कैसे पता लगेगा? ज़रूरत से ज़्यादा खाएँगे तो आपको पेट में तकलीफ़ होगी, जलन होगी, आपका शरीर सुस्त रहेगा और फिर आपने खाना खा लिया तो शरीर के सिस्टम को डील करना है कि भई मैं क्या करूँ इसका? कहाँ स्टोर, तो वो फैट सेल बनाएगा, फैट बनाएगा, वेट बढ़ेगा। आपके दूसरे अंग पे जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हार्ट है, उन पे ज़ोर पड़ेगा कि भई उसको भी सँभालना है। समझे ना आप? आप घर में कोई चीज़ फालतू की रख दिए, तो हर साल निकाल के साफ करके वापस रखोगे तो एफर्ट है ना उसमें। तो ये आंखों पे भी पड़े। बिल्कुल बढ़ेगा। ब्लड शुगर हुआ तो उसका असर आँखों में भी आता है और वो आपको सिम्पटम्स भी पता नहीं लगते जब तक आप बिल्कुल एडवांस स्टेज पे नहीं हो जाते, और बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ये डायबिटिक आई का प्रॉब्लम। तो डायबिटीज वाले को आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है? होता है, हो सकता नहीं है, अच्छा, होता होता है। कम से कम 20 से 25% लोगों को सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है और उसकी वजह से अंधापन होता है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आई डायबिटीज़ की वजह से आँख का प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड, और उसकी वजह से आँख की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं। ओबेसिटी भी पे होगा फिर? हाँ, बिल्कुल। वो तो देखो, जब आप खाना हज़म नहीं कर पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको स्टोर करती है बॉडी। स्टोर करती है तो उसको सँभाल के रखती है। सँभाल के उसको ब्लड सर्कुलेशन भी चाहिए, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, वो सारा फिर आपकी जो मसल को चाहिए उनको इतना नहीं मिल पाता। फिर वो फैट सेल्स को भी चाहिए। एक चीज़ सर, मोतियाबिंद को लेकर कैसे लोग कैसे पता करें कि मोतियाबिंद है उनको? देखो, एक सफ़ेद मोतिया होता है, एक काला मोतिया होता है। ये दोनों अलग-अलग ओल्ड एज हैं, में? अलग-अलग हैं। नहीं, वो किसी भी एज में हो सकते हैं, बट मोस्टली ओल्डर एज में होता है। काला मोतिया होता है, उसको ग्लाकोमा बोलते हैं, और वो आँख में प्रेशर, जैसे शरीर का प्रेशर बढ़ता है उसको बीपी बोलते हैं। हाँ। आँख का प्रेशर बढ़ता है उसको ग्लाकोमा बोलते हैं या काला मोतिया बोलते हैं। और जनरली काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया आपको कोई सिम्पटम्स नहीं बताता कि भाई मैं आ गया हूँ। वो धीरे धीरे आपकी नज़र को कम करता जाता है, और उसमें काला मोतिया खतरनाक है क्योंकि उसकी वजह से जो नज़र चली गई वो वापस नहीं आती, इलाज के साथ भी, ऑपरेशन के बाद भी। सफ़ेद मोतिया में ये है कि मोस्टली ओल्ड एज की वजह से होता है, मार लगने की वजह से भी हो सकता है, बट मोस्टली समझ लो 90% आप 50-60 की एज के बाद ही होता है। और वो उसका ऑपरेशन करके नया लेंस लगा दे तो बड़ा अच्छा नज़र आएगा और उससे परमानेंट डैमेज नहीं होता, और आपको पता लगेगा कि भाई हाँ, मेरा नज़र अफेक्ट हो रहा है, चश्मे से ठीक नहीं चल रहा है, या मैं ड्राइविंग के टाइम दिक्कत है, या मैं आप जैसे जर्नलिस्ट हैं तो आपको अपना स्क्रिप्ट ठीक से नहीं पढ़ने में आ रहा, या आपको चीज़ें फजी दिख रही हैं, तो वो सब सिम्टम्स हैं इसके। तो ये अचानक से पता वैसे नहीं चलेगा, जो अगर नॉर्मल इंसान कैसे पता करे कि हमें नहीं, मोतियाबिंद वो है, धीरे ग्लूकोमा है? धीरे 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 ही होता है। वो आपको पता लगता है, सफ़ेद मोतिया का तो पता लगता है। आपको नज़र जो है, धुंधलापन आने लगेगा, और वो एकदम से नहीं आता है, वो सालों साल लग जाते हैं। सर धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे पड़ता है। तो उसका तो हमेशा आपको पता लगेगा, आपको ये नहीं पता लगेगा क्या बीमारी है, बट आपको ये पता लगेगा हाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे साफ नहीं दिख रहा है, चेक करवाना पड़ेगा। चेक करवाना चाहिए। इसी तरह जैसे स्कूल में बच्चा गया और वो कहता है कि मम्मी मुझे ना टीचर बार बार बोलती है मुझे मेरा होमवर्क ठीक नहीं है। क्यों? उसको बच्चे को नहीं पता, वो पीछे बैठता है, उसको वाइट बोर्ड दिख नहीं रहा, ठीक से लिख नहीं पाता है। तो पेरेंट्स को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसी तरह अगर आपके घर में दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, माता पिता हैं, तो उनको अगर देखने में दिक्कत हो रही है तो आपको ध्यान देना चाहिए, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। ये नहीं करना कि ये बुढ़ापे की वजह से हो गया, अरे इसको ठोकर लगी, ये दिख नहीं था, ये संभालने नहीं। शरीर में ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। कुछ इंसान को शाम होते ही नहीं दिखता, क्या ये मोतियाबिंद में? उसमें भी हो सकता है, लेकिन शाम होने के बाद अगर बच्चा है, यंग एज है, और ख़ासकर यूपी वगैरह में, बिहार में इसका प्रचलन है, उसको रतौंधी बोलते हैं। रातों अंधेरा है। हाँ, वो नाइट ब्लाइंडनेस है। वो अलग वो अलग है, वो विटामिन ए की डेफिशिएंसीज होता है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी उन लोगों को होती है जिनको ठीक से खाना नहीं मिलता, 3 वक्त का खाना ना मिले, और उनको दूध वगैरह नहीं मिलता है, सब्जियां नहीं मिलती हैं, फ्रूट नहीं मिलते हैं, उन लोगों में देखने को मिलेगा। और वो उसका इलाज हो जाता है अगर आप जल्दी डिटेक्ट किया तो उनको विटामिन ए सप्लीमेंटेशन दो तो वो ठीक हो जाता है जल्दी।
अच्छा, और ये मोतियाबिंद ठीक नहीं हुआ टैबलेट से? टैबलेट से भी हो सकता है? मोतियाबिंद कोई सा भी टैबलेट से ठीक नहीं होता। जो सफ़ेद मोतिया है उसका तो ऑपरेशन से ही होता है। काला मोतिया का दवाइयाँ भी होती हैं और ऑपरेशन भी होता है, और वो टाइप पे डिपेंड करता है भाई कौन सी टाइप का है, उसका दवाइयों से इलाज करें या ऑपरेशन करके इलाज करें। सर आप रिसर्चर भी रहे, और रिसर्चर भी यहाँ पे स्टूडेंट से कभी रूबरू होने का टाइम फॉरेन कंट्री में मिला। आपसे जब मैं ये बात कर रहा था तो पता चला आप सूडान भी गए, करीब करीब आपने 15 से 20 देशों को घूमा। तो 15 सूडान से 20 देश, जब मैं 27 से 28 साल का था। 27 से अब तो मैं बहुत हो गए, मोर देन 50-60 कंट्रीज में घूम चुका हूँ। अच्छा, तो इसमें सबसे दिलचस्प कहीं ऐसे कहानी मिली जो आप शेयर करना चाहे हमारे दर्शकों को, कि आपको एक एज अ डॉक्टर कहाँ कुछ डिफिकल्ट सामना करना पड़ा? मुझे तो लगा जैसे आपने सुनाया तो सूडान जैसे आप जहाज में जाकर सिखा रहे हैं स्टूडेंट को, वहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसा? देखो मुझे ना, जब मैं आप लोगों की तरह थोड़ा यंग था, पढ़ाई ख़त्म किया था, डॉक्टरी स्टार्ट किया, तो मैं जब उस संस्था के साथ काम करने लगा तो उससे पहले मैं सोचता था कि इंडिया में इतनी गरीबी क्यों है, हम इतने बैकवर्ड क्यों हैं, हमारे यहाँ इतनी दिक्कतें क्यों हैं। जब मैं ऑर्बिस के साथ, जो फ्लाइंग आई हॉस्पिटल के साथ मैं गया, सूडान गया, लिथुआनिया, लाटविया, ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ गया, तो मुझे समझ में आने लगा धीरे धीरे कि भाई इंडिया तो बहुत अच्छा है, हमारी साइंस और ये बहुत एडवांस है, और अब तो लास्ट 25-30 ईयर्स में हमारी जो टेक्नोलॉजी है और साइंस है, हम दुनिया के सबसे बेस्ट देशों में से आते हैं। तो मुझे उस टाइम पे काफ़ी दुख होता था कि भाई इन लोगों की तो हालत हमारे से भी ज़्यादा बुरी हालत है। उनके शहर तो ऐसे हमारे गांव से भी ख़राब लगे मुझे। जैसे मैं ताशकंद में गया, अल्माटी में गया, रशियन स्टेट्स होते थे ये कभी। जब 1993 में यूएसएसआर अलग हो गया ना, तो ईस्टर्न बाल्कन कंट्रीज़ अलग हो गए, तो वहाँ के देशों में देखा मैंने, तो वो इतने बैकवर्ड हैं कि मुझे लगा उस टाइम पे हमारा तो बहुत अच्छा काम है। तो यहाँ के बच्चों को ये हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि इंडिया में गरीबी क्यों है, इतने लोग क्यों हैं। इससे भी बुरी हालत है 70-80% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। आई के जो स्पेशलिस्ट अगर बनना चाहें, जो स्टूडेंट मेडिकल के हैं, उन्हें उनके लिए स्कोप कितना है सर आई के डॉक्टर बनने में? देखो, कोई भी डॉक्टर बनने के लिए इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हम ऐसे एक देश हैं जिसमें डॉक्टर्स की कमी है, और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आई डॉक्टर बनना मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग रहेगा, प्रोवाइडेड कि आप ये सोचें कि मैं लोगों के लिए क्या करूं, ना कि लोग मेरे लिए क्या करेंगे। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर बन के आपकी लाइफ अच्छी होगी। आपको ये देखना है डॉक्टर बन के मैं लोगों की लाइफ अच्छी कैसे कर सकता हूँ। जब आप इस सोच के साथ जाएंगे तो आपको अपनी लाइफ अपने आप अच्छी बन जाएगी। सर आपके आने से पहले हमने सोशल मीडिया पर आपका पोस्ट डाला था कि हमारे डॉक्टर वे के सांगवान जी आ रहे हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। कुछ यूजर्स हैं जो सोशल मीडिया के जरिए आपसे सवाल पूछे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि सर हमारे पास सवाल नहीं है, लेकिन आपकी तारीफ भर भर के की गई है, और लिखे हैं कि एक सवाल कि क्या सुबह की लार लगाने से आंखों की रोशनी लौट जाती है क्या? लार का मतलब? सलाइवा अरे जिसे नहीं कहते नहीं, हैं, वो कभी नहीं करना भैया। जो लोग आजकल आयुर्वेद में नहीं कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल भी सेफ चीज़ नहीं है और नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि वो क्या होता है कि जो माउथ का, जो स्लाइवा का, लार का जो बैक्टीरिया कंपोजिशन है और आँख का, वो बहुत डिफरेंट है। वो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ खासकर लड़कियां स्टूडेंट हैं कॉलेज में क्या करती हैं, वो कॉन्टैक्ट लेंस अपनी आँख का कलर चेंज करने के लिए वो अपने दोस्त का अलग अलग कलर लगा लेते हैं, आपस में चेंज कर लेते हैं, जैसे ड्रेस चेंज किया। वो भी बहुत हानिकारक है। मैंने ऐसी बच्चियां देखी हैं जिसकी वजह से वो अंधी हो गई, उनकी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि वो इन्फेक्शन जाने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और अपना स्लाइवा इतना क्लीन नहीं है जितनी आँख क्लीन है, तो वो कभी नहीं करनी चाहिए आँख से सफाई। तो दूसरा है आर्यन अनूप करके, ये पूछते हैं कि मेरे एक आंख से कम दिखाई देता है, न रोशनी बढ़ती है न घटती है। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जानता हूँ। क्या आप रीजन एंड सॉल्यूशन बता सकते हैं कि हम क्या करें? न हमारे रोशनी ज़्यादा बढ़ रही है ना घट रही है, ये कह रहे हैं कि दिखाई कम देती है। तो देखो, उसका जो मैं बिना देखे किसी भी बीमारी का जज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन
उनकी जो सवाल है उससे मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद जब आप बहुत छोटे हैं, 6 साल से कम उम्र में हैं और आपको चश्मे का नंबर लगना चाहिए था बट नहीं लगा। क्यों? आपके पेरेंट्स को या आपको पता ही नहीं लगा कि मेरी आँख कमज़ोर है। तो उस सिचुएशन में आँख लेज़ी हो जाती है और उसको लेज़ी आई बोलते हैं, और या उसको हम टेक्निकल टर्म्स में अम्बलायोपिया बोलते हैं। अगर वो स्थिति है तो उसका इलाज थोड़ा मुश्किल है। अगर आप ग्रोन अप हैं, एडल्ट हो गए हैं, 18-20 साल, 25 साल के हैं, तो वो एक विंडो थी जिसमें ठीक कर सकते थे। अब उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग है, बट नए कुछ ट्रीटमेंट आ रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है तो अच्छे डॉक्टर के साथ मिलके एक बार ज़रूर आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि भाई ये मेरा कारण क्या है, क्यों नहीं बढ़ रहा है। सर सुनील पटेल हैं, ये पूछते हैं कि मेरा नाम सुनील है, मैं सर चेकअप किया था अपनी आंखों का और मेरे राइट आइज में रेटिना के प्रॉब्लम बताया है डॉक्टर ने। मुझे ऐसा अब लग रहा है कि जिस आंखों की रेटिना में प्रॉब्लम थी अभी थोड़ा बदलाव आया, मतलब हल्का सा रोशनी कम हुई, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो आप मुझे बताएं कि मेरी दोनों आंख में मरते दम तक बचाकर मैं रखना चाहता हूं, और इन दोनों आंखों की रोशनी ऐसा क्या करूं, ट्रीटमेंट क्या करवाऊं कि सही हो जाए। मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ, ऐसा मुझे एडवाइस दीजिए सर। ये सुनील पूछ रहे हैं, सुनील पटेल जी हैं। हाँ, देखिए आपको सुनील जी, आपको पहले तो ये जांच करवाना कि ये बीमारी जो है आपको रेटिना की है ये क्या है। अगर उसमें कुछ बीमारियां होती हैं जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा है, तो जो कि बीमारी एक ऐसी होती है, कुछ उसके एज के साथ वो और बढ़ती है और धीरे धीरे नज़र कम होने लगता है। कुछ लोगों को जितना है वैसा ही रहता है। तो हाँ, और इनको एक्चुअल क्या बीमारी है रेटिना की मुझे नहीं मालूम है और बिना देखे नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन आप रेगुलर डॉक्टर्स के पास जाते रहिए। अगर एक डॉक्टर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो दूसरे के पास जाइए। आप ये ज़रूर पूछते रहिए कि भाई ये मुझे बीमारी क्या है, क्या ये प्रोग्रेसिव है या स्टेशनरी है या आगे बढ़े तो नहीं की, और मैं क्या एहतियात बरत सकता हूँ जो कि ये आगे ना बढ़े। प्रजीत कुमार सिंह लिखते हैं कि लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आंखों का ख्याल रखने का कोई डेली रूटीन सजेस्ट करें सर। देखिए, एक तो जो स्क्रीन टाइम के लिए आप चाहे कितने भी बिजी हैं, चाहे कितने बड़े प्रोफेशनल हैं, इतना तो कर सकते हैं कि भाई हर घंटे 2 घंटे में 1-2 मिनट का ब्रेक दो और आंखें बंद करो, खोलो, जो मैं बोल रहा हूँ, ब्लिंक करना, फोर्स ब्लिंकिंग। तो एक तो ये बहुत सिंपल घरेलू है और इसमें आपको कोई डिसरप्शन नहीं करना है। दूसरा, आपको अपना दिनचर्या को थोड़ा ध्यान देना है। कुछ मैंने देखा है, टीनेजर हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो रात को 2 बजे 3 बजे सोएंगे और सुबह लेट उठेंगे, फिर कहेंगे आँख में दिक्कत है। वो देखो, शारीरिक आपको पूरे सिस्टम को संभालना है, सिर्फ आँख को नहीं संभालना है। तो आपका दिनचर्या अच्छी होगी, आपके अंग और प्रत्यंग ठीक रहेंगे। तीसरा, आपको अगर आप ऐसे हैं, कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, आप स्टॉक एनालिस्ट हैं, आप हमेशा आप स्टॉक मार्केट के देखते रहते हैं, या आप रिसर्च एनालिस्ट हैं, तो अगर इतना काम कर रहे हैं तो आप लुब्रिकेंट ड्रॉप साथ में रखिए। उसको जब ज़रूरत है, ड्राइनेस फील होता है, डालो। आँख का लेवल और कंप्यूटर का स्क्रीन का लेवल एक बराबर होना चाहिए, थोड़ा नीचे होना चाहिए, स्क्रीन ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे फटीग ज़्यादा होता है। फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, थोड़ा ब्रेक लेना, तो ये, और स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना, तो ये थोड़े से एडजस्टमेंट करने से आपका लाइफ ठीक चल सकता है। सर लास्ट के 2 सवाल लेते हैं कि एक पूछ रहे हैं, रॉकी नाम से यूजर से, वो कि सर मेरा आधा सर दर्द करता है और जब मैं बैठ जाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरा सर आधा फटा जा रहा है, तो मैं अपनी आँख को चेक करवाऊँ या फिर क्या करूँ? आधे सर दर्द होता है, मैं देखता हूँ। आधे सर दर्द का मोस्टली कारण माइग्रेन होता है। अच्छा। और वो माइग्रेन के लिए आप एक मेडिकल स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिलें और उनसे मिलें। अगर आँख में कोई लाली नहीं है, डिस्चार्ज नहीं है, तो चांसेस कम हैं कि ये हेडेक आँख की वजह से है। तो आप माइग्रेन हेडेक को ज़रूर रूल आउट कराएं किसी अच्छे फिजिशियन से मिलके। एक सर बहुत ही दिलचस्प सवाल है, ये इन्होंने यूजर्स में आ बना रखा है AA करके, लेकिन इन्होंने पूछा कि सर 30 साल आपके एक्सपीरियंस है, 1 लाख प्लस आपने ऑपरेशन कर दिया, अगर मतलब समझे तो 30
ऑपरेशन के हिसाब से गुने करें 365 को, इन्होंने कैलकुलेशन दिया है, तो इस हिसाब से आपने 1,09,95 डेज आपने ऑपरेशन ही किया। ये कैसे गुना भाग हो सकता है कि 9 ऑपरेशन आप बिना किसी छुट्टी के हर दिन करते रहे? नहीं देखिए, ये ऐसे होता है कि ये तो एक एवरेज लेंगे आपका, बट कई बार क्या होता है ना कि आप बहुत छोटा ऑपरेशन है, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, और कई बार आपकी एवरेज बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए एक दिन में आपने 20 भी किए, किसी दिन 50 भी कर दिए, किसी दिन 40 भी किए, किसी दिन 10 भी किए। तो ये मेरा जो नंबर है ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, ये सिर्फ एक रफ मैंने एस्टिमेट बताया है। दिस इज नॉट रियली एट ऑल एक्यूरेट। सर उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आपके बताए सारे सवाल और हमने जितने भी पूछे गए थे वो पहुंच जाए सही सही। उम्मीद है कि कुछ छूटा नहीं है सर। नहीं अगर बिल्कुल नहीं, बाकी है बुक में, आप जरूर हाँ, अगर ज़्यादा पढ़िए। सर के बारे में पढ़ना हो तो अनबॉर्न जो सर की बुक है, इस बुक को पढ़िए ज़रूर। आप इस बुक में इनके बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो आप इस बुक को पढ़ेंगे अनबॉर्न को, तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी करीब करीब। तो आप इसे मंगवाइए और पढ़िए। और सर आपको न्यूज़ तक में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप न्यूज़ तक में आए। हमारे लोगों, हमारे दर्शकों के पास जो ये हेल्थ को लेकर समस्याएं थी उसका समाधान आपने बताया। और दर्शक भी हमें कमेंट कर आप ज़रूर बताएं कि आपके अगर कुछ सवाल रह गए हों, तो हम कोशिश करेंगे अगर आपके वैलिड सवाल हैं तो डॉक्टर साहब को हम दोबारा फिर बुलाएं और आपसे मुलाकात हो। फिलहाल आपका न्यूज़ तक में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का।